अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर 2 का सेकंड टॉपिक जो है फोर्सेस अप्लाई टू द बॉडी लिवर्स है। मैं आपको बुक से दिखा देती हूँ। ये वाला टॉपिक ये हमने कवर कर लिया था और आज हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। और ये एक एससीक्यू बनकर भी आ सकता है, इसमें कुछ एमसीक्यूज़ भी हैं और एज एन एससीक्यू भी ये पूरा एक टॉपिक बन सकता है। तो इसमें हमें सबसे पहले दो टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, एक एक्सटर्नल फोर्स और एक इंटरनल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स जो है वो इससे पहले मैं आपको वही सीसा की एग्जाम्पल दे देती हूँ। ये यहाँ पर एक वेट है, यहाँ पर एक वेट है। अब बात यह है कि कोई भी लीवर है, जैसे ये सीसा जो है एक लीवर है। लीवर तब तक फंक्शनल नहीं है, तब तक उसमें मूवमेंट नहीं होगी जब तक वो उसमें कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी। ये जो वेट है यहाँ पे कोई बंदा बैठा है, यहाँ पे कोई बंदा बैठा है, ये कोई फोर्स है ना, उनका वेट है, वो फोर्स लगाएंगे तो मूवमेंट होगी। तो लीवर तब तक फंक्शनल नहीं है जब तक इसमें कोई बंदा नहीं बैठेगा। यहाँ पे भी कोई ना बैठा हो, यहाँ पे भी कोई ना बैठा हो तो कोई मूवमेंट नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर कोई बैठ जाए, यहाँ पर कोई बैठ जाए तो जिस हिसाब से वो फोर्स लगाएंगे उस हिसाब से मूवमेंट होगी। अगर इसकी फोर्स ज़्यादा होगी वेट 1 की, ग्रेटर होगी वेट 2 से, तो फिर सीसा ऐसे हो जाएगा। अगर वेट 2 की ग्रेटर फोर्स होगी एज़ कम्पेयर टू वेट 1 तो सीसा की डायरेक्शन ये होगी। और अगर वेट 1 और वेट 2 इक्वल फोर्स लगाएंगे तो सीसा ऐसे हो जाएगा। ये बात इसलिए बताई ये समझाने के लिए कि लीवर तब तक फंक्शनल नहीं है, लीवर पे तब तक कोई मूवमेंट नहीं होगी जब तक उसमें कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी। इसी तरह हमारी बॉडी का सीन है। अब हमारी जो बॉडी है, जो हमारे बोन्स है उसमें और मसल्स हैं, मसल्स मूवमेंट करवाते हैं और मसल्स बोन के साथ अटैच करते हैं। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं तो बोन मूव की मूवमेंट होती है। हमारे पास दो तरह की फोर्सेज हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स है और एक इंटरनल फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स हमारी बॉडी पर जो लगेगी वो कोई भी उसका सोर्स जो है वो आउटसाइड द बॉडी होगा। मतलब कि जैसे ग्रेविटी हो गई, या कोई आप फिजियोथेरेपिस्ट या कोई भी बंदा एक्सटर्नली अपने हाथ से किसी और की बॉडी पर फोर्स लगाए तो वो एक्सटर्नल फोर्स होगी। फॉर एग्जांपल आपने एल्बो फ्लेक्शन करनी है किसी और बंदे की, तो आपने हाथ से पकड़ के उसके एल्बो को फ्लेक्स कर दो, उसके रिस्ट से पकड़ के उसके एल्बो को बेंड कर दो, तो ये फिजियोथेरेपिस्ट या उस दूसरे बंदे ने अपनी हैंड की फोर्स लगाई है, तो ये एक्सटर्नल फोर्स है। इसके अलावा जो ग्रेविटी है, कोई भी फोर्स जो हमारी बॉडी नहीं, कोई बॉडी से आउटसाइड कोई भी चीज़ फोर्स लगा रही है हमारी बॉडी पर और उसकी वजह से मूवमेंट हो रही है तो वो एक्सटर्नल फोर्स कहलाएगी, जिसके एग्जांपल में ग्रेविटी और फिजियोथेरेपिस्ट का हैंड। या इसके बाद इंटरनल फोर्स आती है जो जिसकी एग्जांपल सोलली हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन है, कि जब हम खुद अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके मूवमेंट करते हैं अपनी बॉडी पर तो इसे इंटरनल फोर्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमने अपना एल्बो को फ्लेक्स किया, उसमें हमारा बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट किया, तो वो जो हमारी बाइसेप्स की कॉन्ट्रैक्शन है वो हमारी इंटरनल फोर्स है। ठीक है, तो सोर्स ऑफ फोर्स का है इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर से आ रहा है, कोई ग्रेविटी या कोई और बंदा पकड़ के हमारी बाजू को बेंड नहीं कर रहा। तो आपको एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स, इसकी एग्जांपल, इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ये एससीक्यू में भी आ सकती है और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो एक और बात इसमें बताई हुई है वो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है। अब मूवमेंट तो मसल्स करवा देते हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल फोर्स की वजह से मूवमेंट तो हो जाती है, लेकिन मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है कि अब अगर मैं इसको एक एक्सटर्नल फोर्स की एग्जांपल से समझाती हूँ पहले, उसके बाद इंटरनल फोर्स की एग्जांपल देके समझाऊंगी। एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास क्या है, ग्रेविटी है। ये हम सब जानते हैं कि मैं अगर इसको अर्थ बनाऊँ, ठीक है, और अर्थ का ये सेंटर है, ये जो ग्रेविटी है वो हर चीज़ को अर्थ के सेंटर की तरफ खींचती है। कोई भी चीज़ यहाँ पे पड़ी होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एप्पल लटक रहा है, ठीक है, ट्री के साथ, ये ट्री है, ठीक है। अब इस एप्पल ने गिरना है तो ये गिर के यहाँ पर लटका नहीं रहेगा, अगर इसकी सपोर्ट खत्म हो जाएगी, ट्री की सपोर्ट है ना जिसने इसको अपने साथ लटकाया हुआ है, अगर ये खत्म हो जाएगी तो एप्पल ने टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ गिरना है। ठीक है, तो इसमें डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या होगी, एप्पल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ अर्थ। फोर्स की डायरेक्शन क्या थी, सेंटर ऑफ अर्थ थी, तो जो मूवमेंट है ऑब्जेक्ट की वो भी सेंटर ऑफ द अर्थ ही होगी। ठीक है, तो इसके अब हमारी अगर हम बॉडी की एग्जांपल लें, ये हमारे पास आर्म हो गई, ये हमारे पास फोर आर्म हो गया। ठीक है, अब अगर हमने फोर आर्म की बेंडिंग करानी है, ठीक है, अब वो कौन कराता है, वो कराते हैं बाइसेप्स मसल्स। ठीक है, बाइसेप्स की अटैचमेंट एक फोर आर्म पे है, एक आर्म पर है। अब बाइसेप्स जो है वो किस तरफ जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो किस तरफ फोरआर्म की मूवमेंट कराएगा, ये डिपेंड करता है मसल के पुल पे। मसल का पुल का क्या मतलब है कि मसल जब एक की जो दोनों एंड्स हैं, एक तरफ से इस तरफ अटैचमेंट ले रहा है, एक तरफ से इस तरफ इसकी अटैचमेंट है, जब दोनों अटैचमेंट्स एक दूसरे के करीब आएंगी, ठीक है, तो इसे कहते हैं मसल पुल। तो मसल पुल किस डायरेक्शन में हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि मूवमेंट किस तरफ होगी इस फोरआर्म की। अब अगर मसल पुल की जो बाइसेप्स है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट होकर अपने इस वाले एंड को अपने उस वाले एंड की तरफ खींचेगा, इस तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, तो जो आर्म है ये भी ऊपर की तरफ मूव करेगी, ये फ्लेक्स हो जाएगी फोरआर्म और ये मसल शॉर्टेंड हो जाएगा। ठीक है, तो मसल की पुल की डायरेक्शन अपवर्ड्स थी, तो हमारी जो फोरआर्म है वो भी अपवर्ड मूव की। हमारा जो बोन है वो किस तरफ मूव करेगी, वो डिपेंड कर रही है मसल पुल की डायरेक्शन की तरफ। इसके अलावा यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं जिसका हमें पता होना चाहिए, कंपाउंडिंग इफेक्ट, एक ऑपोजिशन, एक बैलेंस स्टेट। कंपाउंडिंग इफेक्ट का ये मतलब है कि अगर मैं एग्जांपल लेके बताती हूँ, मैं इस फिंगर को बेंड करना चाह रही हूँ। अब इसको इस वाले पॉइंट को देखना है। अब इसको बेंड करने के लिए ऐसा कर लेते हैं,
इसको बेंड करने के लिए यहाँ पर मसल जो कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। एक तो मसल खुद फोर्स लगाएं इसको बेंड करने के लिए, ऊपर से मैं भी अपनी इस उंगली से फोर्स लगाऊं इसको बेंड करने के लिए। तो अब मेरी मसल की फोर्स और मेरी इस उंगली की फोर्स दोनों प्लस हो गई और जल्दी और इजीली बेंडिंग हो जाएगी इसकी। तो इसे कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। जब दो फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लगाई जाएं तो मूवमेंट ईजी होती है, इसे कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। ठीक है, अब अगर मेरा जो मसल है वो तो इसको बेंड करने की कोशिश करे लेकिन मैं यहाँ पर फोर्स लगाऊं, मेरा मसल इसको बेंड करने की कोशिश कर रहा है लेकिन मैं इसको ओपन रखने की कोशिश करूँ, तो इसे कहेंगे ऑपोजिशन। अब अगर मेरी इस उंगली की फोर्स ज़्यादा होगी तो ये फिंगर बेंड नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर मेरी मसल की फोर्स ज़्यादा होगी, उंगली की फोर्स कम होगी तो ये फिंगर बेंड हो जाएगी। तो इसे कहते हैं ऑपोजिशन। अब ऑपोजिशन से ही निकला बैलेंस स्टेट। अगर मेरी इस उंगली की फोर्स और इस मसल की फोर्स इक्वल होगी तो ना मेरी उंगली ये वाली जो फिंगर है ना ये बेंड हो पाएगी और ना स्ट्रेटन हो पाएगी। इसे कहते हैं बैलेंस स्टेट, मतलब मूवमेंट नहीं होगी क्योंकि दोनों जो फोर्सेज हैं, अपोजिंग फोर्सेज हैं, वो इक्वल हो गई हैं। तो कंपाउंडिंग इफेक्ट, ऑपोजिशन और बैलेंस स्टेट का पता होना चाहिए, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो ऐसे हमारा 8 वाला टॉपिक कवर हो गया।